पीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ में आज मेरा चैप्टर 2 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे मैं उसका डिस्कशन करूंगा। और चैप्टर 2 हम लोग का है संविधान के पाठ भाग अनुसूचियां एवं संविधान में जो इतने जो 395 जो अनुच्छेद हैं, जो हालांकि अभी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो मैं उन सब से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसमें इसका डिस्कशन करूँगा। इस चैप्टर से ऑलमोस्ट 300 एमसीक्यू मैं आपको करवाऊँगा, इसलिए इसका हो सके इसका 3 से 4 पार्ट वीडियो बन जाए। तो आप लोग इसको, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं करूँगा, छोटा छोटा वीडियो अप्रोक्स 1 आवर का वीडियो रहेगा और 3 से 4 वीडियो इस चैप्टर का बनेंगे। और जो भी एमसीक्यू होंगे वो जो रिसेंट में यूपीएससी, सीडीएस और जितने भी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उनसे जुड़े हुए होंगे। तो आप लोग इसे देखें, आपको यूपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होंगे उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे 5 क्वेश्चन हो या फिर 10 क्वेश्चन हो, जो बीपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं, मैं उसके सवालों को कराऊंगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ आपको आंसर राइटिंग करके भेजना है और उसका एक मॉडल आंसर भी मैं आपको लिखकर वहाँ दूंगा। सारे पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए, ये जो आज का जो है हम लोग का टॉपिक क्या है, इंडियन पॉलिटी चैप्टर 2, और ये है हम लोग का टॉपिक संविधान के पार्ट, शेड्यूल एंड आर्टिकल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हम लोग का संविधान के प्रमुख भाग, अनुसूचियां एवं अनुच्छेद। ठीक है, मेजर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल एंड आर्टिकल्स। ठीक, अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नज़र पड़ेंगे आप उसको प्लीज़ वार नोट्स में क्या करेंगे, लिखने का काम करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। आपको इसमें से मिलान करना है। देखिए पार्ट 2, क्या पार्ट 2 सिटीजनशिप से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। क्या पार्ट 4 जो है संघ और उसकी शक्तियाँ से संबंधित है, गलत। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितने भाग हैं, 12 भाग हैं। ठीक है, अब पार्ट 9 जो है, क्या पार्ट 9 पंचायत से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। पार्ट 8 जो है राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से, तो ये भी सही है। तो गलत क्या हम लोग का हो गया, पार्ट 4। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ कि एक ट्रिक बताता हूँ। टोटल भाग, जो संविधान के जो टोटल भाग हैं उसको याद रखने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए टोटल कितने, संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 12 भाग हैं। ठीक, और बाघों भाग को याद करने के लिए आपको क्या करना है, ये ट्रिक याद रखना है। यूएस और S43 RPM। ठीक है, ये आपके इसमें यूएस जो यूनियन ऑफ स्टेट होते हैं, और एक और हो गया, और मतलब या S43 RPM। यूएस और S43 क्या है, पीएम होते हैं। बस इतना याद, ट्रिक से आपको याद रखना है। अब देखिए इसको कैसे आप याद रखिएगा, 12 भाग को। यूएस मतलब हो गया यूनियन, एस फॉर हो गया सैलरी, ओ फॉर ओथ, आर फॉर राज्यसभा। ठीक है, एस फॉर शेड्यूल, 4 फॉर 4 अनुसूचित क्षेत्र की बात की जाती है इसमें, ATMM। 3 यहाँ पर छिपा हुआ लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म्स, एंटी-डिफिकेशन लॉ, जो दल बदल नियम होते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, जैसे जैसे आएंगे मैं यहाँ पर आपको डिस्कशन करते चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया यूनियन, ये राज्य संघ की बात करता है। संविधान जो है राज्यों की संघ की बात करता है, यूनियन। उसके बाद सैलरी, उसके बाद ओथ, शपथ की बात करता है। राज्यसभा में सीटों की संख्या की बात करता है। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट की बात करता है।
ये 4 क्षेत्र असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये अनुसूची 6 में आते हैं। ये आपको ये भाग की बात नहीं कर रहा मैं, ये अनुसूची की बात कर रहा हूँ, सॉरी ये भाग नहीं है। ये टोटल अनुसूची कितने हैं? 12। ये 12 अनुसूची का ट्रिक है, क्योंकि अभी अनुसूची पर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये 12 अनुसूची की मैं जो चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये 3 जो यहाँ पर सेक्शन छुपे हुए हैं, ये हैं लैंड, लैंग्वेज और लैंड रिफॉर्म। लैंड, लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म। आर हो गया एंटी डिफिकेशन लॉ, दल बदल नियम। पी हो गया पंचायत और एम हो गया म्यूनिसिपलिटीज, मतलब ये हो गया नगर पंचायत, ये हो गया नगर निगम, नगर पालिका। ठीक है, अभी जैसे जैसे आएंगे मैं उसको कवर करते चला जाऊंगा। तो पहले पार्ट देखिए, टोटल पार्ट जो है यहाँ पर टोटल कितने भाग होते हैं? तो 22 भाग होते हैं। 12 अनुसूचियाँ होती हैं और 395 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। फर्स्ट कि भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों आर्टिकल 36 से 51 तक देश के शासन में आधारभूत तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। आर्टिकल 4 में किसको शामिल किया गया है? आर्टिकल 4 में 36 से 51 तक अनुच्छेद शामिल होते हैं। और भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ठीक है, अब ये जो भाग है यहाँ स्पेस की कमी है थोड़ा, मैं फिर भी इसको बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, चलिए नहीं होता तो लिखना ही पड़ता हमको। देखिए निम्नलिखित में से क्या कर रहा है कि कौन सा संविधान का जो प्रावधान है भाग है वह स्वयं सम्मिलित नहीं है। देखिए ट्रिब्यूनल्स, ये ट्रिब्यूनल्स क्या पार्ट 11 से संबंधित है? द यूनियन टेरिटरीज क्या पार्ट 8 से संबंधित है? देखिए संघ राज्य क्षेत्र, अभी मैंने बताया कि हाँ ये पार्ट 8 से संबंधित है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ये पार्ट 10 से संबंधित है। 10 जो है आपको अनुसूचित एंड जो जनजातीय क्षेत्र है उससे संबंधित है, ये भी सही है। और राजभाषा जो है भाग 17 से संबंधित है, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? ए। अब इसको आप लोग देखिए 12 भाग के यहाँ पर दिया गया है। अब इसका एक आप वार नोट्स तैयार कर लेंगे। ये प्रावधान है, ये संविधान के भाग हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में आते हैं। नागरिकता भाग 2 का पार्ट है। मूल अधिकार भाग 3 का पार्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के पार्ट है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का पार्ट है। संघ भाग 5 का पार्ट है। राज्य क्षेत्र भाग 6 का पार्ट है। फिर निरसित जो है वो भाग 7 का पार्ट है। संघ राज्य क्षेत्र ये भाग 8 का पार्ट है। पंचायत भाग 9, नगर पालिका भाग 9 का क, सहकारी समितियाँ भाग 9 का ख, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11, वित्त संपत्ति समुदाय और वाद भाग 12, और यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ये वाद है। तो ये टोटल कितने संविधान के भाग हो गए? 12 भाग हो गए। इन 12 को आप क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद होते हैं देखिए यहाँ जो यहीं पर लिखिए अनुच्छेद, ये हो गए 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51 का क, 52 से 151, 152 से 237। ठीक है, और जैसे जैसे आएंगे मैं यहाँ पर आपको लिखते चला जाऊँगा। ये आपको प्रावधान भाग और अनुच्छेद एक साथ आपको लिखना है कॉपी पर कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में आते हैं तो इसमें कितने अनुच्छेद जुड़े हुए हैं? 1 से 4 तक। नागरिकता भाग 2 का पार्ट है, कितने अनुच्छेद है? 5 से 11। मूल अधिकार भाग 3 का पार्ट है, कितने अनुच्छेद है? 12 से 35। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के पार्ट है, कितने अनुच्छेद है? 36 से 51। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के पार्ट है, कितने? अच्छा 51 के क। संघ पार्ट 5 के भाग 5 के जो है अंतर्गत आते हैं तो इसमें कितने आर्टिकल? 52 से 151। और राज्य क्षेत्र जो है भाग 6 के अंतर्गत आते हैं तो कितने अनुच्छेद? 152 से 237। ठीक है, और इस तरह और भी आर्टिकल्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले इसके अंदर में जो आ रहे हैं मैं उसका डिस्कशन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आपको 12 भाग हुए ना। अब देखिए यहाँ पर टोटल भाग कितने होते हैं? 22। तो वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और समागम भाग 13 के पार्ट है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14, अधिकरण भाग 14 के क, निर्वाचन भाग 15। ठीक है, फिर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है, जैसे राजभाषा
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग 16 के पाठ हैं, राजभाषा भाग 17 के पाठ हैं, आपात उपबंध भाग 18, विविध भाग 19, संविधान का संशोधन भाग 20, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग आपको 21 में दिए गए हैं, और फिर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन भाग 22 में दिए गए हैं। टोटल भाग कितने हैं? 22। ठीक है, अब इन्हीं से लेकर अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखा जा रहा है कि देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। तो भाग 16 जो देखिएगा, अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भाग 16 जो है ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। तो यहाँ देखिए क्या प्रशासनिक अधिकरण से है? नहीं। अखिल भारतीय सेवाओं से? नहीं। वित्त आयोग से? नहीं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे टी। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उसको जब आपको मीन्स का जो शाम में मेरी बैच चल रही है उसमें ये सारा मैं पार्ट खोल कर रख दूंगा। अभी एमसीक्यू का सेशन है, तो बस आप एमसीक्यू को ध्यान में रखते चलें और जहाँ जहाँ कुछ डाउट होगा मैं उसको वहाँ बताते चलूँगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भाग 15 किससे संबंधित है? भाग 15 मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। एक भाग 15 है, भाग 16, भाग 17 और भाग 18। ठीक, तो देखिए भाग 15 से भाग 18 की बात कर रहा है। तो यहाँ से फिर से देखिए भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 16 में क्या है? कुछ विशेष उपवर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 राजभाषा, 18 इमरजेंसी। ठीक है, तो देखिए 17 राजभाषा, 18 इमरजेंसी, यानी डी का हो गया आपका 1, सी का आपका हो गया 2, और संविधान के भाग 15 और 16, 15 हो गया निर्वाचन, ए का 4, और 16 हो गया आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि 3। 4 3 2 1 इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कौन सा सही है। 4 3 2 1 ऑप्शन बी हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, वित्तीय संबंध कौन सा भाग? तो भाग यहाँ देखिए भाग 12 में देखिएगा आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद भारत के राज क्षेत्र के भीतर, यानी वित्त संपत्ति जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 12 के अंतर्गत आते हैं। तो संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है? तो भाग 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित विषयों पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है उसे व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले संविधान में कौन सा भाग आता है? तो देखिए ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP, ये किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत। सिटीजनशिप भाग 2 के अंतर्गत, ये भाग 4 का के अंतर्गत, और संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 के अंतर्गत। तो 1 क्या हो जाएगा? मिलान कीजिए। तो 1 के बाद आपको 3 हो गया, 3 के बाद आपको 4 और 4 के बाद 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन हो जाएंगे बी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए कि भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया? भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? फिर से देखिए लिखा हुआ है मूल कर्तव्य भाग 4 का से संबंधित है, ये सही है। राज्य जो है भाग 6 से संबंधित है, ये भी सही है। भारत का महान न्यायवादी और संघ राज्यों की अधीन सेवाएं, ठीक है, देखिए संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं जो है ये 14 से संबंधित है, लेकिन भारत का महान न्यायवादी क्या भाग 18 से संबंधित है? गलत। 18 तो इमरजेंसी से संबंधित था, आपातकाल से, तो भाग सी हो जाएगा हम लोग का गलत। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। ये जितने भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, अब यूपीएससी का पैटर्न भी यही रह गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़कर सॉल्व करें। क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है कि 7वीं अनुसूची में सूची 1 जो है वह संघ सूची है।
क्या कर रहा है कि लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल में संघ सूची की बात की गई है। हाँ सही है। 7वें सूची में अनुसूची में संघ सूची की बात की गई है। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये कहा क्या रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग कि उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए, किसके संबंध में संविधान अगर संशोधन करना है तो उसके लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। तो ये कह रहा है कि इसमें से किस उपबंध अगर किसके संबंध में अगर संविधान संशोधन करना है तो भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से इसका समर्थन लेना जरूरी है। अगर संशोधन करना है तो आधे राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत है। ये किसके संबंध में ये कहा गया है, तो देखिए कि 7वीं अनुसूची में सूची 1 जो है संघ सूची, ठीक है। और दूसरा क्या है कि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति में अगर विस्तार करना है तब ये 2, ठीक है। और थर्ड क्या कहता है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, ये आपको 3 हो गए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 7वीं अनुसूची क्या कहता है, 7वीं अनुसूची में है लिस्ट लैंग्वेज लैंड रिफॉर्म, ठीक है, लिस्ट लैंग्वेज लैंड रिफॉर्म्स। और ये 7वीं में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख दिया था पहले ही कि टोटल 12 अनुसूचियाँ थीं। ये 12 अनुसूची में ये देखिए ये लिस्ट लैंग्वेज लैंड रिफॉर्म, लिस्ट मतलब होता है सूची, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 3 छिपे हुए हैं, यानी कि 7 8 9 और ये 10 हो गया, 11 और 1 12, टोटल 12 अनुसूची हो गई। तो 7वां में अगर यहाँ देखिएगा आप, 7वां में ये लिस्ट की बात करता है। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ये लिस्ट की बात कर रहा है। लिस्ट मतलब होता है सूची, सूची मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करता है। तो ये 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये क्या कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची में जो सूची 1 है संघ सूची, और किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना है तो इसके लिए आपको क्या करने होंगे कि राज्य के विधानमंडल के आधा राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की आपको ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तय किया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस किस विषय पर कानून बना सकती है। सूची की बात की गई है और इसमें 3 सूचियाँ दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। ये पहला सही है कि। अब दूसरा देखिए क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 162 ये बताता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहाँ तक फैली हुई है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 162 क्या बताता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहाँ तक फैली हुई है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति ऐसे मामलों पर लागू होती है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति ऐसे मामलों पर लागू होती है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। तो राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति उन्हीं विषयों पर है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है। तो ये कथन 2 भी क्या है हम लोग का सही है। ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसको ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर ये क्या है कि आर्टिकल 158 जो राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों से संबंधित है। आर्टिकल 158 में संशोधन केवल संसद द्वारा विशेष बहुमत प्रक्रिया का उपयोग करके किया जा सकता है और इसके लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये यहाँ पर कथन 3 क्या था हम लोग का, गलत था, क्योंकि कथन 3 में देखिए क्या कहा गया है। कथन 3 में कहा गया है, पहले तो कथन 3 में कहा गया राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफिसर फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, तो ये राज्यपाल के पद के लिए जो भी शर्तें होंगी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 158 से संबंधित है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग का पार्ट है, भाग 3 का पार्ट है। मौलिक अधिकार भाग 3 का पार्ट है, तो पहला का क्या हो जाएगा 2। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का पार्ट है, तो बी का क्या हो जाएगा 1। यूनियन संघ, संघ जो है किसका पार्ट
5 का पार्ट है तो ये 4 हो जाएगा, और इमरजेंसी भाग 18 का पार्ट है तो ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ए का क्या हो गया, मैं यहाँ लिखता हूँ, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3। देखिए कहाँ लिखा हुआ है 2 1 4 3 ए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, और ये आपको ईपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित है। देखिए संविधान का दूसरा भाग क्या है, संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है तो ये हो जाएगा नागरिकता। संविधान का तीसरा भाग मूल अधिकार से संबंधित है, संविधान का तीसरा भाग जो है किससे संबंधित है, तो मूल अधिकार से संबंधित है, तो मौलिक अधिकार कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद देखिए संविधान का चौथा का मौलिक कर्तव्य से, ये सही है। और संविधान का पाँचवा भाग, क्या संविधान का पाँचवा भाग जो है 4 का है ना, एक सेकेंड, ये कह रहा है क्या हम लोग का कि एक सही सुमिलित है, कह रहा है, तो हाँ यही तो है ना, ये तो सही है। और उसके बाद पांचवा जो है संविधान का पांचवा भाग के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, तो संविधान का पांचवा भाग इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए मैं यहाँ फिर से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि 2 से 3 बार अगर आपको नज़र से आप क्रॉस करते हैं तो आपके लिए क्या होगी, सहूलियत होगी। देखिए भाग 5 संघ से संबंधित है, और भाग 6 जो है वो राज्य क्षेत्र से संबंधित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से संबंधित है, और 4 का जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि क्या भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है ना, यहाँ लिखा है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये क्या हो गया गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का पहचान कीजिए। फिर से यहाँ देखिए आपको मिलान करने हैं कि भारतीय संविधान का भाग 9, अभी मैंने बताया कि भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है, और भाग 9A म्यूनिसिपलिटी से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर ये भाग 9 जो है वो किससे संबंधित है, तो पंचायती से संबंधित है, तो ए का कितना हो गया 3। अच्छा, भारतीय संविधान का भाग 8 जो है आपको किससे संबंधित है, संघ और राज्य क्षेत्र से, तो बी का हो गया 1। भारतीय संविधान का भाग 1 का क कह रहा है, 1 का क किससे संबंधित है, 1 का क नहीं होगा, यहाँ 4 कर दीजिए, 4 का क, तो 4 का क किस संबंधित होगा, मूल कर्तव्य से, तो इसका हो गया 4। और भारतीय संविधान का 9 का जो होगा नगर पालिका से संबंधित है, तो इसका हो गया 2, 3 1 4 2। देखिए कहाँ लिखा हुआ है 1 में, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित है, मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के क में निहित है, तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिए गए, ये भाग 1 गलत, भाग 3 गलत, भाग 4 गलत, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएंगे भाग 4 का क। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सम्मिलित नहीं है। देखिए पंचायतें भाग 9 से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नगर पालिका भाग 9 क से संबंधित है, और यहाँ देखिए सहकारी समितियाँ भाग 9 ख से संबंधित है, ये भी सही है। क्या ट्रिब्यूनल अधिकरण जो है भाग 10 से संबंधित है, तो नहीं, ये हम लोग का गलत हो गया। ठीक है, देखिए फिर से मैं इसको आपको दिखाता हूँ बॉक्स, 2 से 3 बार आपको मैं जानबूझकर आपको बॉक्स क्यों ले जाता हूँ क्योंकि बार बार आपको ध्यान इस बॉक्स पर जाए। ठीक है, देखिए आप भाग 9 पंचायत, भाग 9 का क नगर पालिका, और भाग 9 का क सहकारी समितियाँ। ठीक है, लेकिन भाग 10 देखिए, भाग 10 जो है क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात करता है। भाग 10 क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात करता है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ था क्षेत्र की बात करता है, यह ट्रिब्यूनल अधिकरण दिया हुआ था, ये हम लोग का गलत हो गया। ठीक है, ये देखिए अधिकरण जो है यहाँ पर ये भाग 14 का पाठ है, अधिकरण भाग 14 का पाठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये अधिकरण किसका भाग है, भाग 14 का भाग 14 का पाठ है। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो नगर पालिका से भाग 9 का क डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर से मिलान करने हैं कि भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 2 संबंधित है नागरिकता से, तो इस ए का 4 हो जाएगा।
भाग 4 का क जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बी का 1। भाग 9 का ख जो है कोऑपरेटिव सहकारी समितियां से संबंधित है, तो सी का 3 हो जाएगा। और भाग 10 हो गया अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, तो डी का 2 हो जाएगा। 4 1 3 2 देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है डी, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो बस आप आसानी से उसको क्या करेंगे, बस एक नज़र में उसको सॉल्व करके निकल जाए। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि नागरिकता किससे संबंधित, सही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित की पहचान करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि नागरिकता भाग संविधान का भाग 2 से संबंधित है, नागरिकता जो है संविधान के भाग 3 से संबंधित है, तो पहला गलत हो गया। ये संविधान के 3 नहीं, संविधान के भाग 2 से संबंधित है। मौलिक अधिकार के भाग 4 से संबंधित है, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 से संबंधित है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद मौलिक कर्तव्य भाग 5 से संबंधित नहीं, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क से संबंधित है, ये भी गलत हो गया। राज्य संविधान के भाग से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फिर से कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की मिलान कीजिए आप लोग। तो देखिए नए राज्यों का गठन क्या भाग 2 का पार्ट है, भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, नागरिकता के भाग 3 ये भी गलत है, सही उत्तर करना है ना, तो पहला गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, क्योंकि नागरिकता भाग 2 की पार्ट है, भाग 2, और नए राज्यों के गठन जो है ये 1 में आता है। मौलिक अधिकार कह रहा है, यहाँ देखिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 323 का पार्ट है, वो इसमें मिलान करना है ना आपको। तो यहाँ देखिए मैं मिलान करते चलता हूँ, ये सही गलत नहीं करना है, मिलान करना है। देखिए नए राज्यों का गठन नागरिकता, तो ये आर्टिकल 3 नए राज्यों के गठन जो है भाग इसका हो गया ए का 2, अनुच्छेद 3 के तहत, ये भाग नहीं अनुच्छेद दिया गया है यहाँ पर। तो नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3। अब यहाँ देखिए पहले मैंने भाग के बारे में डिस्कशन किया, थोड़ा अनुच्छेद के बारे में, यहाँ भाग और अनुच्छेद दोनों का मिक्सअप किया हुआ है। जैसे नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 3 के। अभी मैं सारा अनुच्छेद को भी आपको डिस्कशन करूँगा, पहले इसको मिलान कर लेता हूँ कि नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं, नागरिकता जो है वो भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है आर्टिकल 323 का के अंतर्गत आते हैं। तो ए का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ये हो गया आंसर हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फिर से आपको दिया गया है कि ये जो उपबंध है जो है ये किस भाग के अंतर्गत आते हैं, उनको मिलान करना है। देखिए नागरिकता किसके भाग है, नागरिकता जो है ए का 3, नागरिकता भाग 2 का पार्ट है। मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 का पार्ट है। इमरजेंसी जो है वो भाग 18 का पार्ट है और निर्वाचन जो बच के भाग 15 का पार्ट है। तो मैं लिख देता हूँ ए का क्या हो गया 3, बी का क्या हो गया 4, सी का क्या हो गया, तो सी का आपका 2 हो गया और डी का कितना हो गया, तो डी का आपका 1 हो गया। 3 4 2 1, 3 4 2 1 आंसर हो जाएंगे ए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 कुछ ज़्यादा ब्राइट हो गया, हल्का कम कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि भारत के संविधान में उपबंध और किसके अधीन ये कथित है। ठीक है, तो राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये जो उपबंध किए गए हैं, ये जो उपबंध किए गए हैं ये किसके अधीन है, किस भाग के अंतर्गत हैं। ठीक है, ये हम लोग को दिखाना है। तो देखिए क्या कर रहा है फर्स्ट कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। सबसे पहले देखिए कि ये किस आर्टिकल, मैंने आपको इसलिए बताया था, देखिए मैंने आपको ये पार्ट इसलिए बताया था कि आप जब भी अपना एक वार नोट तैयार करेंगे तो ये जरूर लिखेंगे कि प्रावधान, संविधान का भाग और अनुच्छेद। इससे क्या होता है कि कोई भी आर्टिकल्स अगर आपको याद है तो वो उससे आइडिया आपका लग जाएगा कि ये किस संविधान के भाग का पार्ट, किस संविधान का मतलब संविधान के किस पार्ट का के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि अभी आप क्वेश्चन देखिएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत सेक्शन दिए गए हैं आर्टिकल 50 का। तो जब तक आपको ये आइडिया नहीं रहेगा कि आर्टिकल 50 जो है वो 36 से 51 के बीच लाइज कर रहा है, तो ये किसके
संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 4 के अंतर्गत आता है। और भाग 4 क्या है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आर्टिकल 50 की बात करता है। और हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 36 से 51 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया सही। फिर कह रहा है कि हमारी सामसिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ देखिए कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का संबंध, ये भी आर्टिकल जो है, देखिए कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों के नियोजन की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 23 की बात कर रहा है। तो ये भी, ये क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कितने? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। मूल अधिकार भाग 3, ठीक है। तो भाग 3 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल अगर फर्स्ट ये भाग 1 में कहते हैं तो 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, इसमें जो आर्टिकल होते हैं 12 से 35 आर्टिकल के थे। तो ये आर्टिकल तो 23 के अंतर्गत है। तो ये भी क्या हो गए? सही हो गए। तो ऑप्शन तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर आर्टिकल 24 हो जाएंगे क्योंकि 23-24 दोनों बाल शोषण से ही संबंधित हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 50 में दिया गया है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को अलग करना चाहिए। यह प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, ठीक है। अच्छा 51 भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 51A में उनमें से एक कर्तव्य यह भी है कि हम भारतीय नागरिक को अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है युग्म 2 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खान और अन्य किसी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 24 का क्या है? भाग है। तो ये भी सही सुमिलित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य यानी DPSP का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 हो जाएंगे, यहाँ पर भाग 4 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह उपबंध भारत के संविधान के किस भाग में है? तो ये देखिए, ध्यान से देखिए कि ये न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात आर्टिकल 50 में की गई है। और हम लोग जानते हैं कि 36 से 51 ये जो DPSP के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 4 का पार्ट है, भाग 4 का पार्ट है। तो ये भाग 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको सोचना है। जैसे क्वेश्चन इस पैटर्न अब इसी तरह से आपको डायरेक्ट आपको नहीं पूछा जाएगा कि ये भाग ये आर्टिकल किससे संबंधित है। अब उस आर्टिकल के बारे में बता दिया जाएगा ऑलरेडी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए जो उपबंध किए गए हैं संविधान में, वो जो है किस भाग का पार्ट है। तो पहले सबसे पहले हमको उसको आर्टिकल याद रखना पड़ेगा कि ये आर्टिकल 50 है। फिर देखना पड़ेगा कि ये आर्टिकल 50 किस भाग के अंतर्गत लाइज करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये आर्टिकल 50 36 से 51 के बीच, जो कि भाग 4 का पार्ट था, और भाग 4 ही यहाँ पर टिक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस में अभी एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि रिवर्स को प्रोसेस से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया, ठीक है। इस भाग के आर्टिकल 50 में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान का भाग 5 किससे संबंधित नहीं है? तो भाग 5 किससे संबंधित नहीं, ध्यान से, भाग 5 संघ से संबंधित है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, संघ की कार्यपालिका से ये संबंधित है, संसद से भी संबंधित है, राज्यों की कार्यपालिका से ये नहीं होगा, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक इससे संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी, कि ये भाग राज्य की कार्यपालिका जो है ये भाग 6 से संबंधित है, ये भाग 6 से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 5 52 से 151 तक वर्णित है। मैं ऑलरेडी वहाँ पर लिख चुका था बॉक्स में, और जिसमें संघ की कार्यपालिका, संसद और भारत के नियंत्रक, लेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित हैं। जबकि यहाँ देखिए, जबकि राज्य की कार्यपालिका भाग 6 के तहत 153 से 167 तक वर्णित है। और यहाँ तक मैं आपको बॉक्स में वहाँ पर बता चुका था कि भाग 6 में कितने आर्टिकल 153 से 167, भाग 5 में कितने आर्टिकल 52 से 151 तक। नेक्स्ट है कि राज्य के दायित्व के रूप में, देखिए राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो कह रहा है कि पंचायतों के गठन का
विचार जो है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि सिर्फ आपको ऑप्शन दिए गए हैं भाग 1, 2, 3, 4। तो भाग 1 में जो आर्टिकल थे 1 से 4, मैं आर्टिकल का ग्रुप बना रहा हूँ, 5 से 11, आर्टिकल 12 से 35 और 36 से 51। ठीक है, तो ये तो आपको संघ राज क्षेत्र की बात करता है, ये नागरिकता की बात करता है, ये मूल अधिकार की बात करता है और ये डीपीएसपी की बात करता है। तो ध्यान से देखिए 36 से 51 डीपीएसपी जो है ये राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य होता है। ठीक है, कि वो ऐसा काम करे जैसे कि पूरे राज्य में सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित हो सके। तो इसके लिए देखिएगा 36 से 51 में एक आर्टिकल और आते हैं, आर्टिकल एक और है आर्टिकल 40, और आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात कही गई है। ठीक है, जो किनका विचार था, तो ये आपका महात्मा गांधी का विचार था। तो आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायत की बात करता है। तो कह रहा है पंचायतों के गठन का विचार आर्टिकल 40 किसका भाग है, तो ये आपको हो जाएगा डी विभाग अध्याय 4 में आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। ठीक है, और इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। आर्टिकल 40 के अनुसार स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का सुझाव दिया गया है। आर्टिकल 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों के गठन का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो पंचायत बनाने की परिकल्पना भाग 9 में की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला, ये पंचायत के 3 पार्ट होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और एक होते हैं आपको नगर पंचायत। नगर पंचायत तो उसमें चलेगा ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेदों 243 से 243 अणा तक को जोड़कर तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर इन सभी पंचायत से संबंधित समस्त संवैधानिक प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, देखिए भाग 9 भाग 9 जो है ये पंचायत से संबंधित है और 9 का क नगर पालिका से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, और इसमें आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक है। ये आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पंचायत जो है आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है और नगर जो पालिका है वो 243 पी से 243 जेड जी तक है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए, तो भाग 9 में। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताते हैं, तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध अगर देखना है तो ये भाग कितने में आएंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि भाग, देखिए भाग 9 क्या था, ध्यान से देखिएगा। भाग 9 जो था वो था आपका पंचायत से संबंधित था। भाग 9 का क क्या है, नगर पालिका से संबंधित था। भाग 9 का क कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी समिति से संबंधित था, 9 का ख। और उसके बाद 10 और 11 जो है हम लोग का, ये है आपको केंद्र राज्य संबंधों के बीच, केंद्र राज्य संबंधों के बीच, ये केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को बताता है भाग 11। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर कि भाग 11 जो है वह संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में क्या करते हैं, डील करते हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 11 कि अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो भाग 11 में जो है भारतीय संविधान का भाग 11 का जो अध्याय 1 है उसमें विधायी संबंधों की बात की गई 245 से 256। ठीक है, भाग 11 में भी 3 तरह के संबंध बताए गए हैं, एक विधायी संबंध, एक कार्यकारी संबंध, एक न्यायिक संबंध। तो 245 से 55 तक में देखे जाए कि विधायी संबंध की चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान
का भाग 16 आर्टिकल 330 से 342 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 16 है वह 330 से 342 ये किससे संबंधित है? तो क्या प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है? ये गलत है। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? नहीं, ये आर्टिकल 312 ये भी नहीं होगा। वित्त आयोग ये भी नहीं, आर्टिकल 280। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से, तो ये सही हो जाएंगे हम लोग का। जैसे देखिए आर्टिकल 330, देखिए 330 मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, देखो 330, 331, 332 और 333, ये आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। देखिए ये हो गया लोकसभा और ये हो गया विधानसभा, विधानसभा, ठीक है। तो लोकसभा और विधानसभा, तो लोकसभा में ये जो आर्टिकल 330 है, 331, 332 और 333, ये आरक्षण की बात करते हैं। जितने भी आर्टिकल हैं आरक्षण की बात करता है। जहाँ 330 लोकसभा में SC ST के आरक्षण की बात करता है, वहीं 331 विधानसभा में SC ST के आरक्षण की बात करेगा। ये आर्टिकल 320 लोकसभा में एंग्लो इंडियन की बात करता है, वहीं यहाँ पर देखिए 333 क्या करेंगे, ये भी एंग्लो इंडियन की बात करते हैं, ये राज्यसभा में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ राज्यसभा होगा, मैं यहाँ विधान लिख रहा हूँ, ये हो जाए राज्यसभा, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। ये 2009 में जो 2019 में सॉरी, ये क्या कर दिया गया, एंग्लो इंडियन के मनोनयन को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। किस अमेंडमेंट के तहत? 104 अमेंडमेंट के तहत 104वां संशोधन 2019 में क्या कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर आपको, कहाँ लिखूँ, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ ना। देखिए ये लोकसभा, ये राज्यसभा, ये आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, फिर देखिए आर्टिकल 332 और आर्टिकल 333। तो ये आर्टिकल जो 330 है, ध्यान से देखिएगा, ये 330 और 331 जो है ये आपको लोकसभा और राज्यसभा, देखिए ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा में SC ST के आरक्षण की बात करता है, SC ST के आरक्षण की बात करता है। जैसे 330 लोकसभा में आरक्षण की बात करेगा, लोकसभा में SC ST के आरक्षण, और ये राज्यसभा में SC ST के आरक्षण की बात करेगा। लेकिन ये जो 332 और 333 है, ये लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन, जैसे लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन, लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन की जो आरक्षण था उसका बात करता है। तो ये आपको लोकसभा में, और ये हो गया यहाँ राज्यसभा में, बार बार लिख दे रहा हूँ, ये विधानसभा होंगे, ये विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ, ठीक है, ये विधानसभा कीजिएगा, एक सेकेंड, हाँ ये विधानसभा कर लीजिए यहाँ पर, ये विधानसभा, ये विधानसभा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 330, आर्टिकल 331 जो है वो SC ST के आरक्षण को लेकर चर्चा की गई है, और 332 333 जो है वो एंग्लो इंडियन को लेकर की गई, जो हालांकि एंग्लो इंडियन के मनोनयन का जो अधिकार है वो 2019 में 104वां अमेंडमेंट के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि सूची 1 और सूची 2 के संबंध में सही सम्मिलित कीजिए, आपको सही सम्मिलित करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध ये किसमें किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध जो है वो भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची में किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, और जनजातीय क्षेत्र कहाँ, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अच्छा, संघ की भाषा जो है, संघ की भाषा किस में कहेंगे, किस भाग में, ध्यान से देखिएगा,
कि संघ की भाषा जो है 15 में आपको क्या था, 15, 16, 17, ठीक है। तो संघ की भाषा यहाँ पर हो जाएंगे आपको संविधान के भाग 17वां भाग, ठीक है। और सी जो हो जाएंगे भारत के अंदर व्यवसाय एवं वाणिज्य की बात करेंगे तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे भारत के संविधान के 13वां भाग के अंतर्गत। मैं लिखते जाता हूँ, सी का 2, बी का 3, ए का 4 और डी का कितना हो जाएगा 1। संविधान के 5वें भाग के प्रथम परिच्छेद में संघ की कार्यपालिका की बात की गई है। तो 4, 3, 2, 1 कहाँ है, तो बी है यहाँ पर। ये भी देखिए ये यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन है जो कि 2008 में पूछे गए थे। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अच्छा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 1 में उल्लेखित है। भाग 13 में भारत के अंदर व्यवसाय और वाणिज्य और समागम का उल्लेख है भाग 13 में, ठीक है। और वहीं संघ की भाषा जो है भाग 17 में सम्मिलित है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के क्या 20 भाग हैं, गलत। संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, गलत। 395 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। देखिए 9वां, 10वां, 11वां और 12वां पहले 8 ही अनुसूचित थे, लेकिन सबको संविधान के संशोधन के थ्रू ही जोड़े गए हैं। तो केवल 3 ही यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, सी। अब यहाँ पर देखिए कि दिए गए कथनों में केवल तीसरा कथन सत्य है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो बाकी के जो 4 अनुसूचियाँ संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए हैं, किंतु अब तक किए गए संशोधनों के परिणाम स्वरूप संविधान में अनुच्छेदों की संख्या की गणना की दृष्टि से लगभग 452 और अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहले जो थे, पहले कितनी अनुसूचियाँ थी, पहले 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। लेकिन देखिए 9वां, 10वां, 11वां शेड्यूल और 12वां शेड्यूल, तो 9वां शेड्यूल जो जोड़े गए, ये 9वां किस बात की करते हैं, 9वां शेड्यूल जो है 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 9वां जो जोड़ा गया वह 52वां संविधान संशोधन, सॉरी 9वां पहला संविधान संशोधन था ना। तो पहला संविधान संशोधन जिसमें लैंड रिफॉर्म्स, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए ये 9वां जो है ये प्रथम संविधान फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, फर्स्ट संशोधन के थ्रू 9वां जोड़ा गया। अच्छा 10वां जो है दल बदल की बात करता है, तो ये 52वां संशोधन के तहत, कौन सा संशोधन, 52 अमेंडमेंट संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। अच्छा भाग 11 जो है, देखिए 11 और 12 ये दोनों जो है, तो 11 जो है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और 12वां जो है 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। पहले कितने थे, पहले ऑलरेडी कितने थे, 8। पहले अनुसूचियां जो थी पहले कितने थे, यहाँ तक थे, 8 तक थे पहले। और अब जो है यहाँ 4 और जोड़ दिए गए, तो टोटल कितने हो गए, 12 अनुसूची हो गए, 12 अनुसूचियाँ हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का। टोटल 8 थे। अगर पूछा जाए कि भाग 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची जो है वह फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, 10वीं 52वां संविधान संशोधन के तहत, 11वीं 73वां संविधान संशोधन के तहत और 12वीं जो है वह 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 301 नहीं, आर्टिकल 300A, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 300A, 300 का क, तो पहला गलत हो गया कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं। ये बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। तो 300 का जो है वो भाग इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला है कि आर्टिकल 300, ये तो पहला गलत हो गया था। दूसरा है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार, ये भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के तहत अंतर स्थापित किया गया, ये भी गलत है। ऑप्शन हो जाएगा 2। देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि आर्टिकल 300 का संविधान में एक अनोखा स्थान है। संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में यह अकेला अनुच्छेद है। इसमें केवल 13 शब्दों का एक वाक्य है।
यह एकमात्र अनुच्छेद है जिससे ऐसे विधिक अधिकार के सृजन के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन करके अंतर स्थापित किया गया है जो मूल अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतर स्थापित किया गया था। वहाँ कांग्रेस की सरकार दी हुई थी, यहाँ 44वें संविधान संशोधन के समय कौन सी सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी, उसके तहत यह अंतर स्थापित किया गया था। ठीक है, जो कब से प्रभावित हुआ था? 26 जून 1979 से। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और ये प्रभावी कब से हुआ? 26 जून 1979 से। इसके पहले संपत्ति का जो अधिकार था ये आर्टिकल 31 में प्रत्याभूत था। यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों पर लागू होता था। नागरिकों को संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यय का अधिकार आर्टिकल 19(1) द्वारा दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया और इसके द्वारा 300 क में इसे अंतर स्थापित किया गया। पहले ये आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में उसको हटाकर 300 क में इसको डाल दिया गया। तो ऑप्शन सिर्फ बी यहाँ पर सही हो जाएंगे हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम लोग का ये भाग जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अनुसूचियों पर जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग का क्या टॉपिक रहेगा? अनुसूची। अनुसूची मतलब भाग से देखा जाए, संविधान के भाग से कुल कितने क्वेश्चन हो गए? 32 क्वेश्चन हो गए। अब संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, तो संविधान की अनुसूचियों से मैं कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि ये बहुत, इसमें अप्रोक्स 300 से ऊपर क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50 तक क्वेश्चन को पूरा कर ही लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है कि अवशिष्ट विषय क्या है? अवशिष्ट विषय क्या है? अवशिष्ट विषय किसे कहा जाता है? जो विषय संघ सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं होते हैं या उनसे हटकर जो विषय होते हैं उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और ये किसके अंडर में होते हैं? तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं हो ये हो जाएंगे सी। देखिए अवशिष्ट विषय क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय वे विषय होते हैं जो संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 248 के अनुसार क्या किया जाता है कि ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। आर्टिकल 248 के अनुसार जो अवशिष्ट विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किनके होता है? संसद के पास होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 क्या कहता है कि दंड विधि विशेष रूप से भारत के संविधान की राज्य सूची के अधीन एक विषय है। ये क्या कह रहा है कि क्या दंड विधि विशेष रूप से भारत के संविधान की राज्य सूची के अधीन एक विषय है? नहीं, पहला ही गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अधीन शामिल है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 2। अब ये देखिए CDS 2024 का क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। लोग अक्सर इसको क्या करेंगे? गलती कर कर आएंगे, अक्सर इसको क्या करेंगे? गलती करेंगे। देखिए क्या लिखा गया है कि दंड विधि का विषय राज्य सूची में न होकर समवर्ती सूची का विषय है। और यहाँ की देखिए क्या दंड सूची, क्या बोला गया? दंड विधि ये राज्य सूची के अधीन विषय है। देखिए ये लिखा होता राज्य सूची के अधीन विषय है, ये गलत है। राज्य सूची नहीं होकर किसके अंतर्गत? दंड विधि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों के कानून बनाने की अधिकारिता प्राप्त है, पर मतभेद अगर होते हैं इन दोनों के बीच तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय दिए गए हैं। कितने विषय? 52 विषय दिए गए हैं, जैसे कि दंड विधि, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन आदि विषय हैं। ठीक है, आप एक नोट कीजिएगा, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये जो आपको दिखें कि दंड विधि, दंड प्रक्रिया, हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं कि विवाह, विवाह विच्छेद, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची का पार्ट है। लेकिन ये 2 टर्म जो अक्सर हम लोग किसी बुक में नहीं पढ़ते हैं, देखिए वही पूछ दिया गया है CDS में कि दंड विधि और दंड प्रक्रिया ये किस में? तो ये समवर्ती सूची का भाग है, इसलिए यहाँ पर राज्य सूची दिया हुआ था तो ये गलत हो गया, समवर्ती सूची का पार्ट है। और फिर क्या करेगा? सिविल प्रक्रिया संहिता भारत के संविधान के समवर्ती सूची के अधीन आते हैं, तो ये सही है, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ ये नोट कर लीजिएगा कि दंड विधि और दंड प्रक्रिया जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में वो बंद किया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची होंगे। और हम लोग जानते हैं कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था।
दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, सॉरी थोड़ा सा सर का कॉल आ गया था इसलिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि अवशिष्ट विषय किसके अंतर्गत आते हैं। तो अवशिष्ट विषय जो है ये आपको वैसा विषय जो संघ सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं होते उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं। ये ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर दिया था यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये आर्टिकल ये भाग ये शेड्यूल किस अनुसूची में बोला गया है ना, तो ये 10वीं अनुसूची में ये आपको दल बदल के बारे में चर्चा की गई है। और आप लोग जानते हैं कि 10वीं अनुसूची जो है संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। और दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य क्या है कि सांसदों को किसी भी व्यक्तिगत मकसद से राजनीतिक दल बदलने से रोकना है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि बहुमत सिद्ध करने के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते रहते हैं। तो उन सांसदों को अपने एक व्यक्तिगत मकसद से राजनीतिक दल बदलने से उसे रोकना ही क्या है, दल बदल विरोधी कानून का मेन उद्देश्य है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि एक दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य तो 51वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसके प्रावधान को अधिक सशक्त बनाया गया है, जो संपूर्ण अर्थात पूरी गारंटी को पूरी पार्टी पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं। तो फिर से वही हो गया 10वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय जो है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, तो ये राज्यपाल करता है। देखिए संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को अगर छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, राज्यपाल करता है। किसी भी सदस्य की अयोग्यता पर राज्यपाल का निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है, लेकिन उन्हें कार्रवाई करने से पहले चुनाव आयोग की राय लेनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अधीन राज्य सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किन विषयों के संबंध में राज्यों को कृषि भूमि पर अधिकारिता है। ठीक है, किस विषय में देखेंगे राज्यों को कृषि भूमि पर अधिकारिता है। तो ये देखते हैं हम लोग कि कृषि आय पर कर। देखिए ये पॉइंट दिए गए हैं कि क्या कृषि आय पर कर, कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार संबंध में शुल्क, या फिर कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क। ठीक है, ये CDS 2024 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये लोग अक्सर क्या करेंगे, गलती ही करके आएंगे। तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो 7वीं अनुसूची के अधीन राज्य सूची जो दिए गए हैं उनमें किन विषयों के संबंध में राज्यों को कृषि भूमि पर अधिकारिता प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हो जाएंगे ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब इसका थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं हम लोग कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अधीन राज्य सूची के अनुसार निम्नलिखित विषयों के संबंध में राज्यों को कृषि भूमि पर निम्नलिखित अधिकारिता प्राप्त है। ये कृषि आय पर कर की अधिकारिता राज्य किसको प्राप्त है, तो राज्यों को प्राप्त है। कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क। ठीक है, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क और कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क ये। और वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, तो 61 विषय जो हैं सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भार और माप मानकों की स्थापना क्या संघ सूची में की गई है। गोद लेना और उत्तराधिकार क्या राज्य सूची में की गई है। बेटिंग और गैमलिंग क्या समवर्ती सूची में की गई है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर कि भार और मानकों, यहाँ देखिए कौन सा युग्म सही है आपको ये देखना है कि गोद लेना और उत्तराधिकार ये राज्य सूची का पार्ट है, ये तो आपको गलत है, ये समवर्ती सूची का पार्ट है, दूसरा ही गलत हो गया पहला युग्म। अच्छा, बेटिंग और गैमलिंग यहाँ देखिए राज्य सूची का विषय है, ये भी गलत है। बेटिंग और गैमलिंग क्या है, ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और ये हो गए
ऑप्शन 1 मतलब सिर्फ एक जोड़ा जो है आपका सही यहाँ पर दिख रहा है कि भार और माप के मानकों की स्थापना संघ सूची के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पर पढ़ लेता हूँ मैं, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 2 की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच कार्यों का बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच कार्यों का बंटवारा किया गया है, जिसके तहत 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है तथा समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे कि भार और माप के मानकों की स्थापना संघ सूची का विषय है। ये सही था कि भार और माप के मानकों की स्थापना, भार और माप के मानकों की स्थापना ये संघ सूची का भाग है। अच्छा, गोद लेना और उत्तराधिकार समवर्ती सूची का भाग है। देखिए गोद लेना और उत्तराधिकार समवर्ती सूची का भाग है और बेटिंग और गैम्बलिंग राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो देखिए बेटिंग और गैम्बलिंग राज्य सूची का विषय है, यहाँ पर गोद लेना और उत्तराधिकार राज्य सूची नहीं बल्कि समवर्ती सूची का भाग है और ये है संघ सूची का भाग। तो ऑप्शन 1 केवल एक पेयर सही होंगे, तो यहाँ पर मार्क में क्या करता हूँ, ओनली 1 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलान करना है कि भारतीय संविधान की दूसरी सूची एक किससे संबंधित है। तो दूसरी सूची यूएस, मैंने ट्रिक आपको बताया था, यूएस और S43 RPM, जो ऊपर में मैंने जो बताया है उसी में देखिए यूएस दूसरे नंबर पे क्या है, एस, और एस क्या बात करता है, एस बात करता है आपको, यहाँ आपको मिलाना है ना, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची देखिए मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, आप लोग उसको खुद से लिंक कीजिए, यूएस और S43 RPM। देखिए ये हो गया पहला अनुसूची, 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6 और 3 यहाँ पर जो है ये हो गया 7, 8, 9, ये 10, 11 और ये 12। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, ये जो दूसरी अनुसूची है ये सैलरी की बात करता है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची ये शेड्यूल्ड एरिया की बात करता है, अनुसूचित क्षेत्र की बात करता है। और भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची देखिए 9, 7, 8, 9 ये लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार की बात करता है। भूमि सुधार मैंने बताया था आपको, लैंड, लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म, ये लिस्ट, लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म्स, LLL, तो लिस्ट, लैंग्वेज और लैंड रिफॉर्म। ठीक, तो 9 क्या हो, लैंड रिफॉर्म्स में भूमि सुधार की बात करता है। और 10वीं अनुसूची जो है RA, एंटी डिफिकेशन लॉ, मतलब दल बदल नियम पर रोक लगाता है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची ये डी का क्या हो गया, 3 हो गया। भारतीय संविधान की 9वीं भूमि सुधार की बात करता है, तो ये हो गया 4, C का 4, D का 3। देखिए C का 4, D का 3, C का 4, D का 3, C का 4, D का 3, ये हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, C हो जाएंगे। बस मिलान कर लेना इस तरह से। देखिए भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की सैलरी की भी बात करती है। दूसरा जो है अनुसूची 2 जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूची 2, ये किसकी बात करते हैं, ये सैलरी की बात करते हैं। किसके सैलरी, जितने भी बड़े बड़े पदों पर हैं, चाहे संघ के हों, संघ केंद्र जो संघीय कार्यपालिका हैं या फिर जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, अटॉर्नी जनरल, इन सब की सैलरी की जो बात की जाएगी ये आपको संघ भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में की जाती है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की बात की जाती है, शेड्यूल्ड जो एरियाज हैं उनके प्रशासन की बात की जाती है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि अवशिष्ट विषय वह विषय है जो संविधान की 7वीं अनुसूची के तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है। क्या संविधान की 7वीं अनुसूची है में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये सही बात है कि जब जो तीनों सूची में शामिल नहीं होते हैं उन्हें ही अवशिष्ट विषय के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, आर्टिकल 248 के अनुसार संघीय संसद और राज्य विधायिकों दोनों इन विषयों पर, आर्टिकल 248 के तहत संघीय संसद और राज्य विधायिका दोनों इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर है
यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे आर्टिकल 248 का चर्चा मैंने यहाँ भी किया था, एक बार फिर से आप रिवीजन कीजिए। एक सेकेंड, देखिए आर्टिकल 248 क्या कर रहा है कि ऐसे विषयों पर कानून बनाने के अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास। यानी कि अवशिष्ट विषय जो होते हैं उस पर कानून कौन बनाते हैं, तो संसद यानी केंद्र सरकार बनाती है। तो संसद जो बनाती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, देखिए आर्टिकल 248 में, आर्टिकल 248 के अनुसार संघीय संसद और राज्य विधायिका क्या दोनों इन विषयों पर कानून बना सकते हैं, गलत, संसद कानून बनाती है। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अवशिष्ट विषयों का क्या एक उदाहरण है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अवशिष्ट विषयों का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन देखिए, पहला गलत और पहला सही, दूसरा गलत है हम लोग का। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, केवल 2 कथन सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा, दूसरा गलत हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 2 कथन सही होंगे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर ये अवशिष्ट विषय का क्या है, एक उदाहरण है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं हो वे अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। जैसे आर्टिकल 248 के अनुसार देखा जाए तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति संघ में निहित है। ठीक है, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किसके अंतर्गत आते हैं, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर लिख दीजिए कि ये अवशिष्ट विषय का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कितने कथन सही हैं, 2 कथन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 6 शेड्यूल की बात करते हैं हम लोग। अब फिर से देखिए 6 शेड्यूल में क्या कहा गया, 6 शेड्यूल में यहाँ पर 4 जो है ATMM 4, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।